नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए अनंत राजदर्शी जी से साथ हम लोग बात करेंगे। बात ये है कि क्या ये नया टूल किट है? पूरे भारत में आपको लगता है कि दंगे शुरू हो गए हैं, आग लग रही है, भड़काया जा रहा है और कई लोग तो ऐसे हैं जो भड़कने के लिए तैयार होते हैं। आप पंजाब ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या ये पैटर्न है? क्या सोची समझी चाल है? क्या जो डीप स्टेट है दोबारा से उजागर हो गया है? क्या वियतनाम का ट्रिप राहुल गांधी का जो अभी हुआ वो रिस्पॉन्सिबल है? व्हाट इज द रीजंस? या ये सब कुछ इकट्ठा कर दिया गया है कि मोदी जी को मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर घेरना जरूरी है, ताकि बचाएंगे तो कहां बचाएंगे? कहीं तो कुछ चीजें भड़केंगी, कुछ तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब इसको डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैटर भी है और आनंद जी की बड़ी पकड़ है इन चीजों के ऊपर। आपको मालूम है, आप उनको सुनते रहते हैं कि इनकी जो एनालिसिस होती है इट इज रियली वेरी डीप, और ये जो तथ्य लेकर आते हैं वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि एक्चुअल में हमारे कंट्री के खिलाफ हो क्या रहा है। आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने जो सवाल किए, एक सवाल यह है कि डीप स्टेट फिर से एक्टिव हुआ है। तो देखिए, डीप स्टेट को ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा सा नाथ रखा है, एंड दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 90, मतलब यूएसएड को जो है, he has only you can say stopped the operation of USAID for 90 days. So वो तो काउंटडाउन उसका चालू है, कहां तक वो कर पाएगा। डीप स्टेट कहीं भी मरा नहीं है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर है, देखिए यूएसएड से फंड नहीं आता है तो क्या है, नॉर्वे में तो बड़ी एक्टिविटी है उनकी। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह का नॉर्वे से बड़ा कनेक्शन है, वो थॉर्नहीम करके जगह है, वहां पे उनका बड़ा कनेक्शन है। और अभी देखिए, दे मस्ट हैव जस्ट शिफ्टेड फोकस टू चाइना, which is why instead of going directly to China, our puppet is going to Pappu the puppet. He's going to Vietnam. He's going to Vietnam. क्योंकि चाइना डायरेक्ट नहीं जा सकते ना, बिल्कुल नजर में आएगा, तो वियतनाम चले गए। अब वियतनाम में ऐसा क्या है कि इनको वियतनाम से इतना लगाव है, कभी बताते नहीं है। अभी इनफैक्ट क्या है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एलओपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ही इज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। So basically he owes it to the nation to explain why he goes and where he goes. आइटिनरी बताना जरूरी है, लेकिन उनका तो क्या है, वो शहजादे हैं, किसी को बताना जरूरी नहीं समझते, वो रॉयल्टी है। हम पूछते, मतलब देखिए, एक्चुअली व्हेन आई सी हिम, आई सी 2 years on his face, okay, but I do not know whether his ears work or not. कानून के हैं, लेकिन उन्हें सुना देखो पता है कि नहीं पता नहीं। I think anything above the neck of his nothing works. नहीं, माउथ वर्क्स ना, माउथ वर्क्स। माउथ भी क्या वर्क कर रहा है सर? ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी वर्क नहीं करता है। वो मतलब क्या है कि यहाँ जो है, उनके यहाँ देखिए थे, उनको देख के मुझे एक ही ख्याल आता है, ही इज बेसिकली बीइंग वेंजफुल। ये उनको पता है, मतलब उनको पप्पू नाम पड़ा है, वो जानते हैं, ही हेट्स इट, ओके। तो होता क्या है कि ही ऑल्सो नोज हिज कैपेबिलिटीज। अब पता है कि दुनिया पप्पू बोलती है, तू ही नहीं बोलती, लेकिन अभी जो पोजीशन में आ गए हैं, तो वहां से कॉन्स्टिट्यूशनली उनको बोलने से रोका नहीं जा सकता। तो उनको जब पता है, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा मत बोलो, ये देश के लिए खतरनाक है, ही इज जस्ट बीइंग वेंजफुल। मुझे पप्पू बोल रहे थे क्या, अब मैं बोलूंगा, मुझे सुनना पड़ेगा। वो टाइप का है, इट्स बेसिकली इन्फेंटाइल, बट अनफॉर्चुनेटली जिस पोजीशन से है, तो उसका देश को नुकसान होता है, और उनको देश से कोई पड़ी नहीं है। देखिए, देयर इज टू थिंग्स ऑफ, मतलब there is one thing which is running a country and another thing which is ruling a country. तो रनिंग अ कंट्री का उनको कोई समझ है नहीं, देश चलाने से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता चलाने से मतलब है। ये एक डिस्टिंक्शन है जो इंडियन भारतीयों को बात समझनी पड़ेगी।
हुकूमत चलाना मतलब अपनी ताकत, हुकूमत चलाना, वसूली करना वगैरह वो एक चीज है, और दूसरा देश चलाना ये एक अलग चीज है। देश चलाने से राहुल गांधी को तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया, ही डजंट नो हाउ टू रन अ कंट्री, बट ही नोज हाउ टू रन अवे फ्रॉम द कंट्री, सो ही इज डूइंग दैट। वो तो ऑटोमेटिक कॉलर ही है ना। देखिए, इफ ही इज गिवन द टास्क, वो क्या, देखिए व्हाट ही सेज इज, हमें सत्ता में लाइए, हम इनसे छीन कर आपको दे देंगे। क्या ऐसे देश चलता है? और द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि देश की कांग्रेस ने और वामपंथियों ने, कांग्रेस ने और उनके उनके साथ में या उनके पीछे खड़े रहकर वामपंथियों ने देश की मॉरलिटी इतनी खराब की है कि लोगों को मुफ्तखोरी में कोई बुराई नहीं लगती। उनको ये नहीं लगता, उनको ये समझ, वो ये समझना नहीं चाहते कि जो आपको मुफ्त मिल रहा है उसकी कॉस्ट कहीं ना कोई चुकाएगा। और वो ये सोचते हैं कि सरकार के पास तो क्या, सरकार तो नोट छाप सकती है। नोट छापने से क्या होता है? नोट छापने से कोई पैसा नहीं होता ना। मनी इज अ डिफरेंट थिंग, नोट्स इज करेंसी, बट एक्चुअल वेल्थ इज वन थिंग एंड करेंसी इज अनदर थिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बट आनंद जी, इनको मतलब नहीं है, किसको? जो वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है कि वेल्थ क्या है, करेंसी क्या है, उनको तो छीन कर दूसरों को देना है जो इनका वोट बैंक है। क्या इसीलिए पूरे भारत में जो ये कैरोसिन छिड़क रहे हैं आज की डेट में? एक सेकंड, क्या है, एक जमाने में भारतीय लोगों में ये गैरत थी कि दूसरे का मुझे मुफ्त नहीं चाहिए, मेहनत करके कमा के खाएंगे, ये एक अपना है वो छोड़ेंगे नहीं, दूसरे का छीनेंगे नहीं। ये भारतीयों में एक गैरत हुआ करती थी, उस गैरत को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। देखिए, मेहनत कश लेकिन गरीब, सॉरी, मेहनत कश लेकिन गैरतमंद गरीब को इन्होंने बेशरम भुक्खड़ बना दिया है। इस वाक्य का अर्थ समझिए, मेहनत कश लेकिन गैरतमंद गरीब को इन्होंने बेगैरत बेशरम भुक्खड़ बना दिया है। Who feel that people should exist to feed them. पैरासाइटिक मतलब दिमाग दिमाग पैरासाइटिक माइंड बना दिया है उन्होंने, जिनके लिए बीइंग अ पैरासाइट इज बीइंग मॉरल। दे थिंक इट इज इमोरल इफ पीपल रिफ्यूज टू सबमिट। ये उन्होंने माइंडसेट बना दिया है, जबकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जिससे आप पैसा छीनेंगे वो एक ना एक दिन या तो मर जाएगा या भाग जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? पैसा कहां से आता रहेगा? और आज वो सिचुएशन नहीं है। देखिए, इस्लाम इन इट्स इनिशियल स्टेज, इट वाज ऑलवेज अ रॉबर रिलीजन। ठीक है, लूट कर ही इस्लाम की ग्रोथ हुई है। इस्लाम की हिस्ट्री देखिए, लूट कर ही ग्रोथ हुई है। लेकिन लूटने को तब दूसरे दूसरे लोग इस्लाम से इतने वाकिफ नहीं थे, ना उन्होंने खुद को बचाया, तो इस्लाम ने हमेशा लूट कर खाया। इट नेवर सेटल्ड इन अ प्लेस टू डेवलप एन एग्रीकल्चर एंड अदर, मतलब एक स्टेबिलिटी, स्टेबल राष्ट्र के लिए जो चाहिए वो कभी इस्लाम ने डेवलप ही नहीं किया। बच्चे पैदा करो ताकि मरने के लिए सैनिक मिले, लड़ने के लिए सैनिक मिले। दूसरे देश कॉन्कर करो, वहां भी उनसे आप बच्चे पैदा करो ताकि उनको आप जब अपने में इंडक्ट हो तो यू इंडक्ट एज फॉर्डर। तो लूटने के लिए आपको हमेशा सैनिक मिले। आज की तारीख में ये लड़ाई खत्म हो गई ना। इस्लाम कैन नॉट एक्सपांड मिलिटरीली। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने देश में खुद ही लड़ाई करके बोल रहे हैं कि भाई हम शरणार्थी है, हम रह नहीं सकते, हमें अपने देश में, आपके देश में शरण दीजिए। फिर जहां भी ये शरणार्थी बन के जाते हैं क्या हरकतें करते हैं आप देख रहे हैं। मेरा एक ही सिंपल सवाल है, इन सब इस्लामी देशों से वेस्टर्न कंट्रीज वर मोर डिवास्टेटेड इन वर्ल्ड वॉर 2।
except America. America was not devastated because nobody could attack America except that first Pearl Harbor. अमेरिका को कोई अटैक नहीं कर सका. अमेरिका का जो नुकसान हुआ अपने सैनिक भेजने से हुआ. अटैक एक ही हुआ पर्ल हार्बर, बराबर है. तो उसके बाद दूसरी यूरोपियन कंट्री जो थी उनका तो सबका वाट लगा था. एशियन कंट्रीज का भी वाट लगा था. कोरिया, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, सबकी पूरी तरह वाट लगी थी. इंडिया, by contrast, India was untouched. The Second World War did not touch India physically with attacks. अपने लोग लड़ने गए वो बात अलग थी, लेकिन बाकायदा मतलब इंडिया पे कलकत्ता, दिल्ली वगैरह कहीं पे बॉम्ब आके नहीं गिरे, कहीं आर्मीज नहीं आई. सही है. तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टकाटक रहा उसमें पाकिस्तान का. तो लेकिन वर्ल्ड वॉर मतलब यूरोपियन देशों की तो पूरी वाट लगी थी. इंग्लैंड वगैरह का क्या डिवास्टेशन था, आपको नेट पे चाहे जितने फोटोग्राफ्स मिलते. वो लोग कहां माइग्रेट करके गए भाई? पोलैंड वाले कहां गए माइग्रेट करके? नेदरलैंड वाले कहां गए? फ्रांस वाले कहां गए? बेल्जियम वाले कहां गए? जापान वाले कहां गए? सिंगापुर की वाट लगी थी, आज सिंगापुर कहां है? वियतनाम की भी वाट लगी थी, कहां है? दे डिड नॉट माइग्रेट. व्हाई डोंट मुस्लिम्स वांट टू माइग्रेट? उसका रीजन माइग्रेट. हाँ तो वही तो. एंड सी बेसिकली ये आप ये फोटो देखिए. दिस फोटो विल टेल यू. जैसे आपने पहले बोला कि इस्लाम, ये बोलते हैं कि इस्लाम इज द सॉल्यूशन. ये जिस कंट्री में गए हैं जहां पर 100% पॉपुलेशन इनकी हो गई है, लूटने के लिए कोई बचा नहीं, उन कंट्रीज का हाल देख लीजिए. यमन, लीबिया, गाजा, अफगानिस्तान, इराक, सुदान, एनी कंट्री यू टेक वेयर दे आर 100%. वहां लूटने के लिए कोई और चीज नहीं है. ये अपने आप पे ही लड़ मरकर इन्होंने सारी कंट्री को तबाह कर दिया. दिस इज व्हाट दे आर. एग्जैक्टली. मतलब अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं. मैंने भेड़ियों की कुछ फिल्में देखी थी, वुल्व्स. ठीक है. मजेदार बात यह है, एक ईस्ट एशियन, आई मीन वेस्ट एशियन फिल्म थी. अभी वो भाषा तुर्की थी या ईरानी थी, मुझे पर्शियन थी, मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन उस दो भेड़ियों ने एक रात में एक भेड़ के बाड़े में घुसकर एक रात में 30 भेड़ मारे. खाया एक भी नहीं. They just wantonly killed 30 sheep. बस मार दिया. मुर्दे सब पड़े हैं भेड़ों के, वो दिखा रहा है वो भेड़ में, आई मीन वो बाड़े में किसान दिखा, आई मीन शेफर्ड जो है वो दिखा रहा है. उसमें से एक भेड़िया पकड़ा गया और वो भेड़िया मतलब देख रहा है आपको, मतलब कैमरा की तरफ घुर्रा के देख रहा है. दूसरा भेड़िया कुछ दिनों बाद पकड़ा जाता है. वो दोनों को तो मार दिया उन्होंने. फंडा इज कि इन्होंने 30 भेड़े मारी, एक भेड़ में से ही दोनों का पेट भरता. 30 मारने का मतलब क्या था? दूसरा ऐसा ही एक वीडियो देखा जहां ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है. कुत्ता आसपास नहीं है, भेड़िया घुसता है, भौंकता है जोर से. सभी भेड़े थरथराती हुई ऐसे, मतलब ड्रिल कॉल दिया है, लाइन में खड़ी रह जाती है हॉरिजॉन्टली. और वो एक एक को फाड़ के मारता है, खींच के फाड़ के मारता है. All of them could have ganged up and butted this wolf and he would have died on the spot. But they just stand there trembling. 3 भेड़े मारता है, इतने में कुत्ता आता है, फिर कुत्ते की दूसरा कुत्ता आता है, 2 कुत्ते की उसकी फाइट होती है, भेड़िया मारा जाता है. और दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन शीप बिहेवियर इज शोन देयर लाइव. आप देख सकते हैं कि शीप, भेड़ कैसे बिहेव करते हैं. जब फिर टक्कर मारते तो एक दूसरे को टकराते रहते हैं. भेड़िया को टक्कर मारते तो भेड़िया वही मर जाता. शायद सब टक्कर मारने को तैयार हो जाते तो भेड़िया वैसे ही भाग भी जाता. शीप के जेनेटिक्स में है. तो एक्चुअली हिंदूज शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस कि वी आर नॉट शीप एंड वी शुड नॉट बिहेव लाइक शीप. वो सोचते हैं कि वो भेड़िए है और हम भेड़ है. तो हमें ये जरूर समझना जरूरी है कि हम भेड़ नहीं है, या कम से कम भगवान ने सींग दिए है, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए. पर आनंद जी, अभी जो भारत में हो रहा है, तो हमने मुद्दा शुरू किया था. भारत को ऐसा लगता है, जी बोलिए. ऐसा लगता है कि जैसे
पूरी की पूरी जो है ये डीप स्टेट, राहुल गांधी, ये सारी अपोजिशन पार्टीज, सारे ये मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब कुछ इकट्ठा करके अभी तो खालिस्तानियों को भी एक्टिवेट कर दिया है भारत के अंदर। आपको नहीं लगता कि पूरे देश में जो तेल छिड़का हुआ था, सब जगह पर तीली फेंक दी गई है? हाँ, तीली फेंकने का प्रयास हो रहा है, जगह जहां जहां ये हो, यहाँ हो, वो तीली फेंकने का पूरा प्रयास हो रहा है, जहां भी पॉसिबल हो। और इसमें क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली रिस्ट्रेनिंग द सेंटर फ्रॉम स्टॉपिंग देम? भाई, जिनका नाम ले तो कंटेम्प्ट हो जाए, समझ गए होंगे आप। तो बस बिके हुए जजेस, हमारे जो बिके हुए जजेस हैं वही अब जिसकी आप बोल रहे हैं, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, आप बोलिए, लेकिन फंडा ये है, सिंपल है। जैसे आपको पता है, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हीनस क्राइम में कन्विक्ट हुए आदमी को छोड़ देते हैं कि सिनर हैज अ फ्यूचर। तो दिस काइंड ऑफ, मतलब सी, इफ दे, अगर इनके साथ कुछ हो जाए ना, पीपल इफ दे लूज देयर पेशेंस विद देम, और इनके साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा अगर माजरा हो जाए, तो दे शुड रियलाइज दैट दे हैव बीन जोसेफिन्स, जो कहते हैं कि आपको ब्रेड आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो केक खाओ। दे शुड रियलाइज दैट दे हैव ब्रॉट इट अपॉन द पीपल। सर मैं तो हैरान था जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने किया है। आप देखिए कि दंगे होते हैं तो दंगों को छोड़ देते हैं, लड़की के कपड़े फाड़ दिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया तो ये बोलते हैं कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। अगर इन जजेस की बेटियों के साथ और बूढ़ों के साथ ये कुछ होगा तो क्या नो मामला सही। इनके ये जो लिबरेंडो या लिबरल माइंडसेट के जो जजेस हैं या जो भी ये तत्व है, अगर दंगे होते हैं तो छोड़ देते हैं उनको, ये काम होते हैं तो छोड़ देते हैं। सर इस तरह से कैसे देश चलेगा? और क्या ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि मोदी जी क्या रिप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से टेम्परेचर को तेज किया जाएगा या ठंडा कर दिया जाएगा? मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, they are trying to force Modi to impose emergency. इसका मैं, and Modi will not do that, come what may. इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, इसका एक बहुत सिंपल कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरजेंसी में क्या हुआ था, कई सारे ऐसे कांड हुए जिसका इंदिरा या संजय से कहीं से भी संबंध नहीं था। आप समझ रहे हैं बात को? कई सारे कांड हुए, लोगों ने अपने अपने हिसाब चुकते किए, खास करके गवर्नमेंट के लोगों ने, पुलिस वालों ने वगैरह अपने अपने हिसाब चुकते किए, एंड दे कुड डू इट विथ इम्प्यूनिटी बिकॉज देयर वाज नो आंसरेबिलिटी। और लोग इतने डरे हुए थे कि इमरजेंसी के बाद भी जाकर जुडिशियल फॉलोअप करना किसी को ख्याल भी नहीं था कि हम फॉलोअप करें, वी कैन हॉल देम वगैरह वगैरह, किसी को ख्याल नहीं था। और ये जनता दल वाले जो आए वो इतने मेकशिफ्ट थे कि लोगों को इन पर भरोसा ही नहीं आया कि ये कुछ सरकार चला भी पाएंगे, और गए भी, इन फाइटिंग से चले भी गए वो। They never made a comeback. So then cases were conveniently hushed up. Nobody could dare to think. So जिन हरामखोरों ने लोगों के साथ ज्यादतियां की, they retired with respect. They retired with full pensions, and maybe, I mean, they faded into the sunset with grace, whereas they should have been retired, they should have been sacked with disgrace. ठीक है, तो पूरी बेनिफिट्स के साथ ये लोग रिटायर वगैरह हुए। लेकिन इन सब ज्यादतियों का जैसे इमरजेंसी उठी, बिल किसके नाम फटा? नई गवर्नमेंट के। हाँ, वो जनता दल गवर्नमेंट के। नहीं, सॉरी, यू आर मिस्टेकन। इमरजेंसी उठी, बिल किसके नाम फटा? तो इंदिरा और संजय के नाम फटा। कांग्रेस वाज किक्ड आउट। सही है।
यहां अगर भाजपा चली जाती है, मतलब इमरजेंसी लाती है, तो कभी ना कभी उठानी पड़ेगी। और जैसे जैसे इमरजेंसी ला दी जाती है, all these government officials who have been starving, they will go on a rampage. ओके जो भूखे हैं ना, तड़प रहे हैं, दे विल गो ऑन अ रैम्पेज, और उसका पूरा चिट्ठा, पूरा जो फिक्रा है, मोदी के सर फूटेगा। जो 10 साल में उन्होंने किया धरा है, मटिया मेट हो जाएगा। ही डजंट वांट दैट। So that means all these forces are forcing Modi to declare Trying to force emergency either in Yes. states or in the country. यस और मोदी करने वाले नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं, देखिए मोदी को सत्ता क्यों चाहिए? इट इज नॉट फॉर हिज ओन ग्लोरिफिकेशन। ये जो भी लोग बोलते हैं ना, मोदी को नोबेल चाहिए वगैरह, नोबेल चाहिए, ये चाहिए, मोदी फॉर मोदी द नोबेल सर्टिफिकेट द टॉयलेट पेपर। उनके लिए ये सभी तमगों की कोई वैल्यू नहीं है। सभी सम्मान जो मिलते हैं ना, वो देने वाला खुश होता है कि उसने मोदी को दिया, मोदी के लिए वो सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। वो बस इतना देखते हैं कि भाई इससे मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है। उनकी सोच केवल इतनी है कि व्हाट इज इंडिया बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। बाकी जो भी मेडल मिले, जो भी मिलता हो, तो एक मिनट, तो उसमें क्या है कि वो एक ही बात देखते हैं कि जब वो जाएंगे, उनको तो पता है, एज तो है। एक्चुअली वी गॉट अ मैन लाइक मोदी 20 years टू लेट। जिस तरह से ये आदमी काम कर रहा है ना, देश को 20 साल देर से मिला है। तो उनको पता है कि मेरी तो एज है, मुझे जाना है एक दिन। तो जो लोग कहते हैं कि मोदी किसी को खड़ा होने नहीं देता, अल्टरनेटिव खड़ा होने नहीं देता, आई वुड डिफर। आई वुड से मोदी की सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे बाद किसको दे जाऊं। उन्होंने केवल अपने नाम के लिए ये सब खड़ा नहीं किया है। ये रियली जेन्युइनली डन इट फॉर इंडिया। अभी हमारे यहाँ ऐसे लोग आते नहीं है, तो हम समझते नहीं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं कि जिनके लिए देश प्रथम है। ये कांग्रेस वालों के हमारे ऊपर उपकार है कि वी डोंट थिंक दैट आई मीन एनीबॉडी कैन बी सच अ फूल टू बी अ पेट्रियट। पर आनंद जी, जैसे ये चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ पर इमरजेंसी लगाएं, मोदी जी लगाएंगे नहीं। ये दंगे करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को ऑपोजिशन भी इंक्रीज करती जा रही है। फिर इसका अंत क्या है? इमरजेंसी लगा नहीं सकते, इनको डंडे मार नहीं सकते। डंडे तो पड़ेंगे, इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, डंडे तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं। मतलब देखिए, पब्लिक के टॉलरेंस का अंत होते जा रहा है ना, और डंडे तो पड़ेंगे इनको। और मैं सीधा एक बात कहता हूं, देखिए, मैं सालों से यही बात कहते आ रहा हूं। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है? किस तरह के आते हैं? एक वो छोटे स्प्रे वाले आते हैं, बड़े डिओड्रेंट के साइज का, जो आप पर्स में वगैरह भी रख सकते हैं, कहीं भी छोटा मोटा ड्रॉवर में वगैरह रख सकते हैं, वो आते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रेड आता है, वो ट्रायंगुलर बड़ा वाला फोम का, ठीक है। वो फायर एक्सटिंग्विशर से आप क्या कर सकते हैं? छोटा वाला है वो, बिल्कुल कहीं से चिंगारी पड़ी तो उसके ऊपर कर सकते हैं। बड़ा वाला थोड़े से बड़े। लेकिन अगर बड़ी आग लगी तो क्या ये दोनों एक्सटिंग्विशर काम आएंगे? नहीं। लेकिन फायर ब्रिगेड हमेशा नहीं आ सकता। तो ये आपको रखना इसलिए पड़ेगा कि जब तक वो चिंगारी है आपसे मैनेजेबल है, तब तक आप ही बुझा सको, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है। सही है, राइट। लेकिन उससे भी क्या है कि जैसे आग दिखी तो आपको डेयरिंग करके आगे बढ़ के वो फायर एक्सटिंग्विशर दबा के आपको बुझानी होगी।
बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर कुछ मेरे ख्याल से 10 किलो के ऊपर का होता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड फायर एक्सटिंग्विशर। तो वो उठाकर उसका प्लंजर मारने की आप में ताकत भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए। बस दीवार पे है इसका मतलब नहीं है कुछ। And you are expected to use that the moment a fire starts. You call the fire brigade, but then you don't sit back and curse कि भाई अभी तक क्यों नहीं आई। फायर ब्रिगेड वो ये नहीं है कि मटेरियलाइज हो जाए हवा से, ऐसी बात नहीं है। आपको तो आग से लड़ना पड़ेगा। इसलिए बताया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर रखो। ये भी बताया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग करते रहो। सही है, ताकि आग जब तक कंट्रोल की जा सकती है, छोटी आग हो तब तक आप खुद बुझा सको। फायर एक्सटिंग्विशर इज एन एलेगरी। तो मतलब अभी एक फायर एक्सटिंग्विशर में लगाई जा रही है। नहीं, मैं फायर एक्सटिंग्विशर एक मिसाल दे रहा हूँ। मतलब लोग खुद आग बुझाने की मानसिकता में नहीं आएंगे, केवल फायर ब्रिगेड के नाम का रोना रोते रहेंगे कि फायर ब्रिगेड का काम है आग बुझाना। तो नहीं, आप यू हैव टू बी रेडी टू रिस्पॉन्ड टू फायर। ये रिस्पॉन्स होता है। देखिए सर, जो आप बोल रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना पड़ेगा, हिंदू तो उठाने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलता कि सानू की, ये मोदी करेगा। उसको तो देखिए, वो ही हैज टू रियलाइज। हिंदू तो आज ये है कि भाई मैं टॉयलेट करूं तो बिफोर तो मोदी शुड प्रोवाइड द वाटर और टॉयलेट पेपर, अपने हाथ से साफ करें। ये हिंदू की मानसिकता है, कहां तक चलेगी? हिंदू मस्ट रियलाइज इट। सानुकी का सवाल ही नहीं है, हिंदू ही सब है। पर आनंद जी, अभी जो सिचुएशन है भारत की, जो कुछ हो रहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? हिंदू जागेगा नहीं, मोदी इमरजेंसी लगाएगा नहीं, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे, यानी कि आग भड़काते रहेंगे। देखिए, इमरजेंसी जो है, आज मैं एक बात बताता हूँ। बात यह है कि अपने जो हिंदू में तथाकथित राइट विंगर्स जो है, या हिंदूवादी वगैरह जो कहलाते हैं, even they do not really recognize the situation. For everyone, the easy way out is to blame Modi. Ultimately इस बात को कहते हैं कि हमने वोट किस लिए दिया। भाई आप एक बात समझिए, जो आपको घरों में से निकालने पर आमादा है ना, वो लोग वोट किस लिए देते हैं मालूम है? जहां उनके मर्जी की सरकार आती है, वो अपने मर्जी की सरकार लाते हैं ना, वो सरकार आपको घरों से नहीं निकालती, आपको घरों से ये निकालते हैं। और वो सरकार चुपचाप बैठी रहती है, इंटरफियर नहीं करती, आपको नहीं बचाती। पूरा मेहनत वो वही करते हैं। तो आपने अगर मोदी को ला दिया, तो अगर आप पर हमला होता है तो खुद का बचाव करने के लिए लड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको निभानी पड़ेगी। आपने ब्रिगेडियर एसके मलिक का नाम सुना है? क्या जानते हैं? एनीवे, आई विल कम टू दैट। नहीं, ठीक है। ही वाज अ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जनरल एसके मलिक who wrote a book called The Quranic Concept of War. पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है? कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, उस पुस्तक पे इंट्रोडक्शन लिखी है जियाउल हक ने। ओके, एंड व्हाट डज जियाउल हक से? Every Muslim everywhere is a soldier of Islam. अब every Muslim everywhere is an active soldier. That means wherever he is, the situation around him is a battleground where he has to fight for Islam. भाई सोल्जर घर आके सिविलियन होता है,
हमारा कहना क्या है, हम सोल्जर है तो जहां हम ड्यूटी पे हैं वह सोल्जर है, बराबर है। ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आते हैं तो बाप भाई वगैरह कुछ, बाप भाई पति कुछ होते हैं। वी आर सिविलियंस लाइक एनीबडी एल्स, सही है। वी आर नॉट इवन आर्म्ड वेयर वी आर इन आवर होम। सोल्जर अपना हथियार लेके नहीं आता घर पे, छोड़ के आता है, सही है ना। तो इनका ये है कि मुसलमान जहां भी है वो सिपाही है, उसको लड़ाई के लिए तैयार है, मतलब जहां भी है वो उसके लिए लड़ाई का क्षेत्र है। आप ये नजरिए को समझिए। तो आपका सोल्जर भी जहां सिविलियन होके घर में बैठा है, उनका सिविलियन भी सोल्जर होके घर में बैठा है, और उसके लिए वो शहर, मतलब हर जगह उसके लिए रणभूमि है। आप इस बात को समझते ही नहीं हो। It is not a question of two civilizations, it is a question of two moralities. नेवला और नाग समझते हैं आप? नाग, कोबरा doesn't want to fight mongoose. अगर सांप देखता है कि नेवला देख रहा है तो सांप भागने को चाहता है। नाग जो है वो भागने को चाहता है, वो लड़ने नहीं चाहता। नेवला जाके लड़ता है क्योंकि नेवले के लिए नाग इज अ टेस्टी डेलिकेसी। नाग उसके बच्चों को थ्रेटन वगैरह नहीं करता। The cobra is no threat to the mongoose, but the mongoose is a threat to the cobra. तो यहाँ इनकी जो ये सिचुएशन है, ये मंगूस है, ये नेवले हैं जो हमेशा आपको नाक की तरफ देखते हैं, और जो आपको देखा तो आपसे किस तरह से छीन दिया जाए वगैरह यही सोचते रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन एक्शन मोड। तो आपको सोचना पड़ेगा, इससे लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनका क्या है, नियम क्या है, आपकी आर्मी है वो आपके देश के सीमा पर लड़ेगी। हम भी सोचते हैं तो आर्मी तो सीमा पर लड़ेगी, तो देश के अंदर कौन लड़ेगा? वो काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, हिंदू बोलता है कि मोदी लड़े। नहीं, हिंदू बोलता है सैनिक लड़े, सेना लड़े, वो नहीं चलेगा। अगर सामने वाला खुद को सैनिक बना रहा है तो आपको भी सैनिक बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका सैनिक बनना जो है ना, वो आपकी रक्षा के लिए नहीं है। हाँ, वो देश की रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? उसका देश की रक्षा कौन सी? नहीं, सामने वाले का सैनिक बनना जो है, सामने वाला सैनिक बना है वो तो आपको मारने के लिए बना है। हाँ बिल्कुल, वो लुटेरा है, खुद को सैनिक कहता है। हाँ, वही, वो लुटेरा है, वो आपको लूटने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। अब तो यहाँ पर जब से दंगे शुरू हुए हैं नागपुर में या बाकी जगह पर, मुसलमानों के जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं उसके ऊपर आना शुरू हो गया, अभी हम आपकी लड़कियां उठाकर लेके जाएंगे, उनको तैयार करना शुरू कर दो हमारे लिए। ओपनली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और हिंदू बोलते देखिए, ओह ये क्या बोल रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। उनका जवाब नहीं दिया है, बोलना शुरू कर दिया, मोदी ने हमारे लिए क्या किया है। Why think like that? Why think like that? वो बोलते हैं, बोले ना, कोई बात नहीं। अगर वो बोलते हैं तो बोलने से डरना नहीं है। आपको ये तैयारी करनी चाहिए कि अगर वो आ जाते हैं, देखिए ये उनका जो स्केयर टैक्टिक है ना, कि आपकी लड़कियां तैयार करना शुरू कर दो, दैट इज ऑलरेडी ट्राइंग टू, मतलब आपको दबाने के लिए, ताकि आप झुक जाएं, सबमिट करने के लिए मेंटल वॉरफेयर है ये। वो आएगा, वो आ गया, क्या आ गया, आ रहे क्या, कितना दूर है, अच्छा जो मेरे पास है उससे मैं कितने डिस्टेंस से उससे मार सकता हूं, ये सोच लो ना। क्या रखोगे आपके पास कि आप उसको डिस्टेंस से ही खत्म करो, या घर में घुस से ही खत्म करो। आपकी लड़की अगर उठाने आ रहा है तो यू आर एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ हिम। देखिए एक बात आपको बताता हूं, ये जो कहते हैं शरिया लॉ हार्श पनिशमेंट वगैरह, शरिया लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स।
हम्म। उसमें एक उमर का सुलेनामा है जो तीसरे खलीफा ने जो सुलेनामा किया था। अभी उसके लिए लेकर वो झूठ बोलते हैं, लेकिन उमर का सुलेनामा इब्न कसीर में डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, वो कुरान मतलब इब्न कसीर के जो तफसीर है उसमें डॉक्यूमेंटेड है, मेरे पास उसकी कॉपी है, आई कैन सेंड यू। वहां क्लियर कट लिखा है, जो उमर ने अपने हाथ से उसमें जो फाइनल शर्त लिखी वो क्या थी कि काफिर मुसलमान पे हाथ नहीं उठाएगा जो चाहे हो। मतलब प्रोटेक्शन आपको तभी मिलेगा अगर काफिर जो चाहे हो मुसलमान पे हाथ नहीं उठाएगा, और अगर उठाएगा तो जिस एरिया के लिए आपको जो प्रोटेक्शन दिया है उस पूरे एरिया में कोई भी मुसलमान किसी भी काफिर को मार सकता है। तो हर काफिर दूसरे काफिर को रोकता है, भाई थोड़ा बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे वजह से हमको भी झेलना पड़ेगा। ये देखिए, ये बकासुर की कहानी है। बकासुर के डर से शहर का हर हर घर जो था टर्न बाय टर्न अपने घर से एक जवान बेटा भेजता रहा। सभी लोग अपने जवान बेटों को इकट्ठा करके बकासुर पे शस्त्र लेकर हमला कर देते तो बकासुर मारा भी जाता। इन्होंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हर कोई डरता था कि वो मारा जाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो सबको नहीं मार सकता। सब लोग लड़ने गए तो वो खुद मारा जाएगा, भाग जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं। अब कोई इसी डर से चुप रहा कि वो मारा जाएगा। तो एक्चुअली हिंदू जो है वो उस जो बकासुर का जो शहर था उसका नाम था एक चक्रा नगरी। तो हिंदू जो है वो इस एक चक्रा नगरी के नागरिक है। अगर भीम बोल देता ना कि मैं बकासुर को मारने जा रहा हूं, तो ये बकासुर भीम को जहर खिलाकर बेहोश कर देते और बकासुर को पहुंचा देते, ले भाई हमको सेफ रख। ये हिंदुओं की मानसिकता हो गई है। सर मैं अभी रिसेंटली पूरे यात्रा पे था, अयोध्या जी में, काशी में, और इवन की यहाँ पर वृंदावन में। मैंने एक चीज नोट करी कि वहां पर अगर मंदिर में रश नहीं भी है तो भी हिंदू भाग के जाता है कि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं, मैं अपनी जो वहां पर मैंने भीख मांगनी है भगवान के सामने वो मांग लूं। ये ना हो कि सामने वाला जल्दी पहुंचकर पहले अपनी अपनी वो मंशा को पूरी कर लेगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। वहां पर भीड़ लग जाती है, बिना रश के भी धक्के लगते हैं। ये मानसिकता है हिंदू की। अब रियली डिसहार्टेंड टू सी दिस मेंटेलिटी, और इसी चीज को यूज करते हैं ऑपोजिशन भी, और ये वामपंथी भी और लिब्रांडो भी, कि इसे यूज कर कर अपने वश में करना कितना आसान है। एंड वैरायटी सेट कि हम चारा बने पड़े हैं सबके लिए, इसके लिए मोदी रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो दंगे जो पूरे देश में करवाने की कोशिश की जा रही है, ये हमें टेस्ट करने की कोशिश है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। हाँ, मल्टीपल फ्रंट्स है। देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रदीप सिंह जी एक जर्नलिस्ट है, उनका वीडियो में देख रहा था, आपका अखबार नाम से उनका चैनल है। तो वो संघ की जो फॉर्मेशन है उसका जो बता रहे थे, बोले 1923 में नागपुर में जहां दंगल हुआ, यही महल एरिया में दंगा हुआ जहां संघ का हेडक्वार्टर है। संघ बना 25 में, 23 में दंगा हुआ, हिंदुओं ने मार खाया। 25 में संघ बना, 27 में फिर से दंगा होने के आसार थे। दंगा मतलब घुसे लोग और प्रतिकार हुआ। तो एक गली जहां घुसे थे मोहल्ले में एक घर, पहले ही घर से प्रतिकार हुआ, उल्टे पांव भागे। तो उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हिंदू प्रतिकार करे। हमारी महिलाओं को भी मतलब सीखना तो होगा। हम जो देखते हैं, हम जो कहते हैं कि हम तो शाकाहारी है, ये क्या रक्तपात वगैरह हमसे देखा नहीं जाता, क्या लड़ोगे? मतलब तुम्हारे सामने वो एक बकरा काटेगा और बोलेगा अभी इसके जैसा तुम्हें काटूंगा, सब समर्पण कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? तैयारी तो होनी चाहिए। अब देखिए, कुंती ने कृष्ण को एक वाक्य कहा था कि मेरे पुत्रों से कह दीजिए
यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयम आगतः। मतलब जिस कारण के लिए क्षत्राणी जो है पुत्रों को जन्म देती है, जिस समय के लिए क्षत्राणी पुत्रों को जन्म देती है, वो समय आ गया है। यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो, उसका काल, वो समय अब आ गया है। तस्य कालो अयम आगतः। बहुत सर ये मैटर ऐसा है जिसके ऊपर बहुत वीडियोस बन चुकी हैं। बहुत लोगों ने सोते हुए हिंदुओं को, ये डरे हुए सहमे हुए सो कॉल्ड हिंदुओं को जगाने की बहुत कोशिश करी है। मैंने खुद बहुत वीडियोस बनाई हैं कि भाई अपनी रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। पुलिस नहीं आएगी, आर्मी नहीं आएगी, आपको आरएसएस की शाखा ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहां की जो क्लासेस हैं सेल्फ प्रोटेक्शन की, आपको सीखनी पड़ेगी। हर संडे लगती है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो बोलते हैं साथ वाला करे। हर आदमी चाहता है कि इस देश में भगत सिंह हो, लेकिन साथ वाले के घर में हो, मेरे घर में नहीं। और यही विपता है। देखिए हुआ क्या है ना, एजुकेशन ने हमको इतना बधियाकरण कर दिया हमारा। एजुकेशन मतलब करियर जो बना दी ना, करियर के लिए जो क्वालिफिकेशन बना दिए गए वो इतने महंगे थे कि अपने आप। डॉक्टर करण सिंह का नाम जानते हैं? कांग्रेस के मतलब महाराजा थे वगैरह, कश्मीर के महाराजा के पुत्र। कश्मीर से हाँ, तो उन्होंने मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने कहा, लेकिन ये कहा था हिंदुओं के लिए। जो इमरजेंसी नहीं कर पाई, पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कर पाया, वो हिंदुओं ने अपने मर्जी से डेवलपमेंट में कर लिया। क्योंकि एजुकेशन जो डेवलपमेंट आ गई, उससे जो जॉब्स आ गए, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतने महंगे हो गए कि हिंदुओं ने अपने आप बच्चे कम कर लिए। अब बच्चे में इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई कि वो, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट चाइल्ड वाज नॉट अ डायमंड, ही वाज अ Swarovski क्रिस्टल वाज, जो बहुत फ्रेजाइल है। तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा बच्चे को हीरा बनाए या क्रिस्टल वाज बनाए। बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखते हैं कि जो देश में जो कुछ हो रहा है, इसके बाद भी हिंदू जागेगा या सोता रहेगा, मोदी को गाली निकालता रहेगा कि जो कुछ हो रहा है मोदी का ही। सोया है नहीं हिंदू सोया है नहीं। हिंदू बिस्तर में दुबका हुआ है, सर पे रजाई लेके उससे झांक रहा है, भाई कौन है, सोया नहीं। चलिए देखने दीजिए, हमारा काम है इनको जगाने का। हो सकता है कुछ जागेगा, कोई तो आरएसएस की शाखा को ज्वाइन करेगा, जाकर सेल्फ प्रोटेक्शन के काम करेगा, लड़कियों को बचाएगा, अपने देश को बचाएगा, अपने फ्यूचर को बचाएगा, सनातन को बचाने की शायद सोचेगा भी। वरना ये कहते यही है, आनंद जी, सुमित जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बस इतना ही होता है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दैट्स इट। चलिए सर, अब देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है। उसके आगे की बिग बात है। अगर पर्सनली कहीं है, मिलते हैं, सेल्फी ले सकता हूँ यार, उससे क्या होता है? मतलब उनको बस इतना इंटरेस्ट है कि उस आदमी के साथ मैंने सेल्फी लिया है, कौन सी बड़ी बात है? यस सेल्फी ले लेंगे, साथ में बोल देंगे आप अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपको डर नहीं लगता कोई जिहादी आके आपको गोली मार देगा? ठीक है। तो इसके अलावा हिंदुओं को बता दो, मोदी जी ने वो लेक्स फ्रीडमन से जो कहा था ना, वही बात है। पैदा होते ही मौत का समय लिखा गया है, तो एक दिन आएगी, तब तक जी। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना डिस्कशन करें उतना कम है। हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन जागेगा कि नहीं कोई, या रजाई में से कोई बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये हम लोगों पे छोड़ देते हैं। एनीवेज, let's we'll continue this discussion some other time. Yeah. तब तक के लिए सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।